हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक मूल्यांकन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिन्हें मैं आपको देने वाला हूँ वन लाइनर के थ्रू। ठीक है, एक लाइन में आपका क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ जवाब भी रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा और ये वे प्रश्न रहने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वही प्रश्न मैंने आज की इस वीडियो में रखे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका इसी वीडियो से कम 4 से 5 नंबर का आराम से आ सकता है, कहो तो ज़्यादा का भी आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ज़रूर देख लेना है लास्ट तक। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, प्लस आपके अतिलोकोत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी भी रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है उसका केंद्र बिंदु कौन होता है? तो उसका केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी जो होता है मूल्यांकन क्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीखने से आने वाली कठिनाइयों का सामना। सीखने में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका सामना। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, मूल्यांकन मापन से अलग है, कैसे है? ठीक है, तो मूल्यांकन मापन से अलग कैसे है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक है, मूल्यांकन में निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। मापन का सामान्य सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। मापन और मूल्यांकन में अंतर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे बताना चाहूँ तो यहाँ पे मापन जो होता है आपका, ठीक है, मापन इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? इसको हम डिजिट के थ्रू कर सकते हैं। डिजिट, ठीक है, डिजिट यानी अंक। अंक जो होता है वो किस में आता है? गणित में आता है। ठीक है, गणित में अंक आता है, इसीलिए यहाँ जो है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे? गणित से, इसीलिए यहाँ पे गणित से होता है। ठीक है, मापन डिजिट में मापा जाता है। जैसे मापन हम कहें तो आलू को मापना, जैसे आलू 10 किलो आलू। ठीक है, आटा को मापना 4 किलो आटा। ठीक है, इस तरह का ये जो चीज़ें होती हैं मापन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगला प्रश्न है, प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है जटिलता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये कथन है और ये कथन किसका है ये आपको देखना है। ठीक है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है। ठीक है, विज्ञान का आरंभ जो होता है वो अवलोकन से होता है। इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। यह अवलोकन की परिभाषा किसने दी है? ठीक है, यह एक परिभाषा है अवलोकन की, कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। ये जो है परिभाषा दी है गुड तथा हेट की। ठीक है, गुड तथा हेट की ये परिभाषा है। आपको इनका नाम भी याद रखना है और इस परिभाषा को भी याद रखना है कि ये परिभाषा किसकी है और किसने दी है। ठीक है, गुड एंड हेट की ये परिभाषा है, गुड तथा हेट की। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पे सतत मूल्यांकन जो होता है यहाँ पे सही होता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है,
नेक्स्ट अगला है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है तो ये अनुप्रयोग। बौद्धिक योग्यता में बोध का क्या अंग नहीं है तो अनुप्रयोग, ठीक है, ये अंग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बच्चों को सीखने की प्रवृत्ति के वर्णन, बच्चों को सीखने की प्रकृति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं तो अवलोकन तकनीकी पर ये आधारित हैं, अवलोकन तकनीकी पर, ठीक है, ये किस पे आधारित है, अवलोकन तकनीकी पर। इसके बाद 11वां प्रश्न है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो होता है वो निष्कर्ष होता है, लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, 12वां पॉइंट है हमारा, 12वां प्रश्न है क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियात्मक शोध जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है नैदानिक, नैदानिक, ठीक है, नैदानिक ये प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद आता है 13वां प्रश्न, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। क्या चीज़ बोली गई, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है तो नवाचार यहाँ पे एनसीसी है, स्काउटिंग है और क्या है, रेड क्रॉस संस्था है। ये चीज़ें क्या हैं, नवाचार हैं, किसमें, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था है, ठीक है। इसके बाद आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 14 यानी 14वां प्रश्न। प्रश्न है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो स्टीफन एम कोरे हैं, ये आपको याद रखना है, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है तो स्टीफन एम कोरे हैं, ठीक है, स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट इसके बाद है 15 नंबर यानी 15वां प्रश्न। प्रश्न है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है तो ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये 2023 के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए थे और रिपीट भी होते कई बार, ठीक है। उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पहला है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यह परिभाषा किसकी है तो यह परिभाषा जो है कॉर्नबेक की है, कॉर्नबेक की है, ठीक है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह परिभाषा कॉर्नबेक की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉर्नबेक। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, सेकंड नंबर मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन जो होता है उसके क्या सोपान हैं तो यहाँ पे आपके शिक्षण उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, ये जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के क्या सोपान हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, ये मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। इसके बाद थर्ड है, तीसरा है प्रायोगिक मूल्यांकन है। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है, विज्ञान में हम प्रयोग कर सकते हैं यानी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हम लोग भूगोल में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं पृथ्वी इस तरह से घूमती है, ठीक है, प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। विज्ञान में, भूगोल में, कृषि में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है, प्रायोगिक मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान, भूगोल और कृषि में हम प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, ये बात सत्य है, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण में मुख्य रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसमें मुख्य रूप से किसका चयन किया जाता है तो शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। शिक्षण नीतियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, चयन किया जाता है। शिक्षण नीतियों और युक्तियों का प्रयोग या चयन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है तो यह कथन रॉस का है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक है। बचाव निदान का क्या है, उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, रॉस का है, ये आपको
याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो इसका मूल आधार होता है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, ठीक है। समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, ये जो है इसका आधार होता है क्रियात्मक शोध का। इसके बाद होता है अगला प्रश्न है 7th नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? तो नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, ठीक है। खुली कक्षा कक्ष, ये जो है आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, ठीक है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है, 8th क्वेश्चन है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। तो मुख्य नवाचार यहाँ पे रहेगा ड्रम और संगीत, ये दोनों रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका क्या उद्देश्य नहीं है? तो परीक्षा की तैयारी करना, ठीक है, परीक्षाओं की तैयारी करवाना, ये रेड क्रॉस संस्था यानी रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे बात करें उद्देश्य की, तो ये है सेवा करना, ठीक है। उद्देश्य क्या है? सेवा करना है, स्वास्थ्य में वृद्धि करना है, ठीक है, और मातृत्व का विकास करना है। ये जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 10वां प्रश्न, ब्लूप्रिंट क्या है? ठीक है, ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? इस तरह के प्रश्न। तो ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र से संबंधित है, प्रश्न पत्र की आधारशिला से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11 नंबर, ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित की गई। ये प्रश्न मुझसे कई बार गलत हुआ है और अब मैंने अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है। ये प्रश्न मुझसे कई बार गलत हुआ है, ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित की गई, तो ये 1956 में की गई। मुझे बार बार गलत याद हो रहा था, ठीक है। तो ये 1956 में की गई, ठीक है, 1956 में की गई ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित, ठीक है। ब्लू टैक्सोनॉमी जो है 1956 में विकसित की गई। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, ठीक है। मूल्यांकन कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। अगला प्रश्न यहाँ से आपके होते हैं अतिलोकोत्तरी प्रश्न स्टार्ट, ठीक है। और ये वो प्रश्न हैं जो कई बार आ चुके हैं, ठीक है, एक से अधिक बार आए हैं, एक से अधिक बार आए हैं वो प्रश्न हैं ये, ठीक है। डीएलएड परीक्षा में एक से अधिक बार आए हैं पिछले वर्षों में, वो प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा ब्लूप्रिंट क्या है? तो आइए जानते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी कम अच्छी राइटिंग है, लेकिन उसको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, ठीक है, प्रायः उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्रायः उद्देश्य, पठन सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब समझ लेते हैं ब्लूप्रिंट को। देखो यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं उन्हें उन चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर बनता है। जैसे अभी हम लोग 3rd सेमेस्टर में हैं और ये जो है इसके लिए क्वेश्चन पेपर बनेगा जब हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पेपर बनेगा, फिर उसको छापा जाएगा, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जब हमारा क्वेश्चन पेपर जब हमारा क्वेश्चन पेपर बन रहा होता है, ठीक है, बन रहा होता है तब की बात की जा रही है। तो तब क्या होता है, ब्लूप्रिंट उसी चीज़ को कहते हैं पेपर
अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पेपर को प्रश्न पत्र की आधारशिला, ठीक है, ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, ठीक है, और किस तरह से प्रश्न रहेंगे, पहले सरल प्रश्न फिर कठिन प्रश्न, इस तरह के रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसी बारे में बात की गई है, ठीक है, ब्लूप्रिंट। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राय उद्देश्यों पर बल निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्रायः उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है, सामूहिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर डालकर नवाचार किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है, वास्तविकता यह है कि विद्यालय से संबंधित समस्याओं का सुलझाना तभी संभव है जबकि विद्यालय समुदाय एवं शिक्षक के बीच घनिष्ठ संबंध हो, ठीक है। वास्तविकता यह है कि विद्यालय से संबंधित समस्याओं का सुलझना तभी संभव है जब विद्यालय, समुदाय और शिक्षक तीनों घनिष्ठ संबंध हों, तीनों में, ठीक है, इनके बीच क्या हो, घनिष्ठ संबंध हो। इसके बाद है, शिक्षक सामुदायिक सहभागिता का महत्वपूर्ण कड़ी है। महत्वपूर्ण कड़ी कौन है, तो शिक्षक महत्वपूर्ण कड़ी है किसकी, सामुदायिक सहभागिता की, ठीक है। इसके बाद आता है, विद्यालय व समुदाय के बीच शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। किसका महत्वपूर्ण दायित्व होता है, शिक्षक का। किसके बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, स्कूल और सोसाइटी के बीच, सोसाइटी यानी समुदाय, समुदाय यानी समाज, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है थर्ड और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी एक परिभाषा लिखिए। तो देखो, कोरे के अनुसार एक परिभाषा दी जाती है यहाँ पे, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता जैसे शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक और निरीक्षक इत्यादि वैज्ञानिक ढंग से ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ये इसका आंसर लिखा जाएगा और ये किसने कहा है, कोरे ने, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 4, परिकल्पना क्या है, ठीक है। परिकल्पना क्या है, इसके बारे में ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, परिकल्पना जो होता है वो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है, ठीक है, वही परिकल्पना होता है। समस्या के कई हलों पर विचार करते हैं और समाधान करते हैं। परिकल्पना क्या होता है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है और परिकल्पना वही होता है, मतलब किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। समस्या के कई हलों पर विचार करते हैं, ठीक है, और समाधान करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, इसी चीज़ को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, या फिर एक और परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, समस्या समाधान का पूर्व अनुमान लगाना ही परिकल्पना है। पहले से ही हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। हमारे पास कोई समस्या आई, मान लीजिए मुझे स्कूल जाना है और बारिश हो रही है, तो ये एक समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम
इसका समाधान कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे हम ये सोचने लगें कि बारिश हो रही है तो अब मैं स्कूल कैसे जाऊं, तो यहाँ पे मैं ये सोच सकता हूँ कि बारिश बंद हो जाने के बाद मैं स्कूल जाऊं, ये भी समाधान हो सकता है। या फिर यह हो सकता है कि आज की मैं छुट्टी ही मार ले लूँ, ठीक है, छुट्टी ले लूँ या फिर छुट्टी कर लूँ। ठीक है, इस तरह से ये पूर्व अनुमान हम लगाते हैं। ठीक है, तो या तो हम थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश तेज़ है, इसलिए थोड़ा लेट जाएंगे, मतलब थोड़ी देर बाद जाएंगे। ठीक है, ये पूर्व अनुमान लगाया, इस तरह से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। परिकल्पना जो होती है उसे क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। ठीक है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं इसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो इसमें चरण देख लेते हैं। समस्या का चयन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे क्रियात्मक शोध के निम्न चरण हैं। फिर लिखेंगे फर्स्ट नंबर समस्या का चयन, सेकंड लिखेंगे समस्या को परिभाषित करना, थर्ड लिखेंगे समस्या सीमांकन, फोर्थ लिखेंगे समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण। समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। इसके बाद सिक्स पॉइंट लिखेंगे अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट लिखेंगे विश्लेषण और 8 पॉइंट लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष जो होता है लास्ट होता है, आपको याद रखना है। अंतिम क्या होता है, निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, इसके बाद आता है साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। तो साक्षात्कार से क्या आशय है समझाइए, इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें साक्षात्कारता ठीक है एवं उधारदाता के मध्य बातचीत एवं अंतःक्रिया होती है। साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में विषयों की समस्याओं के निदान के लिए। ठीक है, साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में विषयों की समस्या के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा हम विषयों के मनोभावों का पता स्वाभाविक रूप से बातचीत के माध्यम से लगा लेते हैं। ठीक है, ये परिभाषा यानी ये जो है हमने साक्षात्कार को समझाया। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात है 7 नंबर प्रश्न है विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो विश्वसनीयता क्या होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए। अच्छा परीक्षण कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके ऐसा होना चाहिए। ठीक है, विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान प्राप्त होता है। ठीक है, समान रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, समान रिजल्ट प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी परीक्षण के पश्चात समान परिस्थिति में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है 8th क्वेश्चन उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। नंबर 1 है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना। नंबर 2 है छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना। ठीक है, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोधों को दूर करना। नंबर 4 है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। ये 4 पॉइंट हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर से सुन लें।
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, ठीक है, और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। ये जो है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं, ठीक है। इसके बाद है 9th प्रश्न, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न जो आपको मैंने बताए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आपको सभी अच्छे से याद कर लेने हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ये ठीक है, श्योर है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। शैक्षिक शोध का अर्थ क्या है? जब हम शिक्षा में कोई जब हम शिक्षा में कोई शोध करते हैं तो वह शैक्षिक शोध कहलाता है। जब हम शिक्षा में कोई शोध करेंगे तो क्या कहलाएगा? शैक्षिक शोध कहलाएगा, ठीक है। शिक्षा में कई समस्याएं होती हैं, तो हम समस्याओं का निदान करते हैं तो वह शैक्षिक शोध कहलाता है। देखो, शिक्षा में कई समस्याएं होती हैं, ये आप सभी को पता है, और हम जब समस्याओं का क्या करते हैं? समाधान करते हैं या निदान करते हैं, तो इसे हम शैक्षिक शोध कहते हैं, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा शैक्षिक शोध का अर्थ। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लें, जिससे आपके लिए एक एक प्रश्न आपको अच्छे से याद हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।